नमस्कार। 80 के दशक में जब वीपी सिंह एक नए मसीहा के रूप में उभर रहे थे हमारे देश में, तो एक नारा आया था। मसला क्या था? बोफोर्स नाम की तोप का मसला था, जिसको करगिल के हवाले से सब जानते हैं, करगिल में जो हुआ। उस वक्त नारा आया था राजीव गांधी के खिलाफ, बोफोर्स के दलालों को जूते मारो सालों को। अब साला एक ऐसा रिश्ता होता है हमारे यहाँ जो बीवी का भाई होता है, अब उसको गाली बना दिया गया है। ये भी एक सोच है। तो वो सब रखते हुए इस दफ़े एक नया नारा आया है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इसकी शुरुआत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत मशहूर हो गया है इस वक्त पूरे भारत में, पूरे देश में, जैसे कि हमारा तीसरा नेशनल सॉन्ग हो। जगह जगह पर ये नारा लगाया जा रहा है, सरकार की नाक के ठीक नीचे। सरकार सो रही है, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी सो रहे हैं, जो हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह वो सो रहे हैं। उनकी रैली में ये नारा लगा। कलकत्ता में वो रैली कर रहे थे शहीद मीनार वाले ग्राउंड में, वहाँ पर लोग नारे लगा रहे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब इशारा साफ है कि देश के गद्दार की तरफ किसका इशारा है, किस कम्युनिटी, किस बिरादरी, किस संप्रदाय, किस समुदाय के लोगों की तरफ इशारा है। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया है कि पड़ोस के मुल्कों से जो माइनॉरिटीज़ आएंगी, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, जिनको तंग किया गया है, उनको हम नागरिकता देंगे, सिटीजनशिप देंगे, उसमें सिर्फ मुसलमानों को बाहर रखा गया है। बाकी हिंदू, सिख, पारसी, बुद्ध, जैन का नाम नहीं ले रहे लोग, हालांकि जैन भी माइनॉरिटी हैं, ऑफिशियली हमारे यहाँ माइनॉरिटी है। तो मुसलमान को नहीं रखा गया, हालांकि वो भी परसिक्यूटेड है वहाँ पर। मुहाजिर परसिक्यूटेड है पाकिस्तान में, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन उनके एक नेता हैं MQM के, वो तो यहाँ तक दिल्ली में आकर कह चुके कि हमारे बड़े बुजुर्गों से गलती होगी, हमें वापस ले लीजिए। लेकिन देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, साथ में दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, जो किलिंग्स हुई हैं, ये दंगे भी नहीं है, एक तरह से टारगेट किया गया है ये। बहरहाल एक बार फिर अनुराग ठाकुर ने एक इलेक्शन रैली में पहले तो कहा कि पहले तो अमित शाह की रैली में कहा गोली मारो वाला नारा लगाया। ये 27 जनवरी को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है अनुराग ठाकुर, ये मंत्री है सरकार का अनुराग ठाकुर, जिम्मेदार, एक बहुत जिम्मेदार पोजीशन इसके पास है। तो अनुराग ठाकुर ने ये कहा देश के गद्दारों को, बाकी सब ने, क्राउड ने कहा, लोगों ने कहा गोली मारो सालों को। अगले दिन अनुराग ठाकुर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, उसने तो सिर्फ लोगों से पूछा था, देखिए भोलापन देखिए इनके भोलेपन पे मतलब कुर्बान जाने का दिल करता है अनुराग ठाकुर के। कहते मैंने तो सिर्फ लोगों से पूछा था कि व्हाट शुड बी डन विद ट्रेटर्स ऑफ द कंट्री, कि जो देश के गद्दार हैं उनके साथ क्या किया जाए। I just wanted people to say what is to be done with the traitors of the country. It could have evoked a response like vote them out or throw them out, but it was the people who reacted so. मैंने तो पूछा था देश के गद्दारों को कि इनके साथ क्या बर्ताव किया जाए। इसका जवाब ये भी हो सकता था कि वोट मत दो या इनको बाहर फेंक दो। अब उन्होंने कहा गोली मारो सालों को, उसके लिए मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वैसे अनुराग ठाकुर आपको बता दें, एक रिस्पॉन्स ये भी हो सकता था, देश के गद्दारों को बर्फी खिलाओ यारों को, ठीक है ना। मतलब किसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, आप मीडिया को बेवकूफ़ समझते हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। सरेआम आप लोगों के सामने भड़काने वाला भाषण दे रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और उसके बाद फिर क्या हुआ, चंडीगढ़ में मीटिंग थी CII की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। मैंने कहा ना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार मंत्री हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की मीटिंग लेते हैं, फिक्की की मीटिंग लेते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इस देश के बड़े बड़े, उनकी मीटिंग्स लेते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। तो ऐसा शख्स ये बात कर रहा है। उसके बाद ये कह रहा है अनुराग ठाकुर, हमें मीडिया वालों से कह रहा है कि आप लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैंने तभी कहा था कि मीडिया की जानकारी जितनी है, पहले अपनी जानकारी में सुधार लीजिए। आप अपनी जानकारी में सुधार कीजिए ठाकुर साहब। कुछ सीखना हो आइए हमसे सीखिए, हम आपको बता देंगे हकीकत क्या होती है। ये चालाकी मत दिखाइए, इधर उधर से निकलने की बात मत कीजिए। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। बहरहाल इसलिए मैं तभी कहता हूँ कि मीडिया की जानकारी जितनी है, पहले आप जानकारी में सुधार लीजिए। आप किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए ठाकुर साहब, आप कंप्यूटर की दुनिया में आइए। हमारी दुनिया सरस्वती की दुनिया है, कीबोर्ड की दुनिया है, किताबों की दुनिया है, ज्ञान की दुनिया है। आपकी दुनिया पॉलिटिक्स की दुनिया। अगर आप चाहें
तो आप राजपुरुष बन सकते हैं, स्टेट्समैन बन सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने ये बनना मंजूर किया है, भड़काना लोगों को। बहरहाल ये अकेले नहीं है। फिर ये बचने के लिए बोले कि मैटर सब जुडिस है कोर्ट में, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। कपिल मिश्रा, ये पहले अनुराग ठाकुर का सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद कपिल मिश्रा का बताते हैं। क्या कहा मैंने? ये आप लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं तभी कहता हूं कि मीडिया की जानकारी जितनी है पहले अपनी जानकारी में सुधार कीजिए। सुधार आप कीजिए। कोर्ट मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है ना? इसलिए आप अपनी जानकारी में भी सुधार लाइए। आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए। आधी जानकारी किसी के लिए भी घातक है, वो मीडिया का दुष्प्रचार हो या किसी और का हो। कपिल मिश्रा ने जहां दंगे हुए वहां खड़े होकर डीसीपी पुलिस के सामने कहा कि हम ट्रंप के जाने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद डीसीपी साहब हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। और डीसीपी इतनी सीनियर पोस्ट है पुलिस की, वो चाहते तो वहीं गिरफ्तार कर लेते उसको, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया वो जाने, हम जानते हैं क्यों नहीं किया, आप भी जानते हैं। बहरहाल उसके बाद फिर जनपथ पे लोगों ने लगाए नारे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये भी सुनिए जरा। अभय वर्मा एक एमएलए हैं, वो ये कह चुके हैं देश के उनकी मौजूदगी में उनके जुलूस ने ये नारे लगाए। ये भी देख लीजिए जरा। परवेश वर्मा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में जो बैठे हुए हैं वो लोग आपके घरों में आएंगे, आपकी माँ बेटियों का रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे वगैरह। क्या क्या नहीं कहा उन बुजुर्ग औरतों के बारे में, बाकी औरतों के लड़कियों के बारे में कि दिहाड़ी पर बैठी हैं, बिरयानी मिलती है वगैरह वगैरह। ये इनके संस्कार हैं, ये इनकी तमीज़ है। बहरहाल आपने ये सब देखा। एक बात जाते जाते आपको बस बोल दूं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक दफ़े जब यही कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री थे, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा था, ये सुनिए, फिर उसके बाद हम अगले विषय पर जाएंगे। हेलो, सबसे पहले तो अनुपम जी ने कहा कि आपके पापा के सामने बहनचोद नहीं बोल सकते। मैंने कहा भाई साहब, पापा को मैंने वोट देके थोड़ी पापा बनाया है। पापा कोई मैनिफेस्टो लेके थोड़ी आए थे। पापा ने ये थोड़ी कहा था कि पड़ोस का गुंडा तेरे को मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 10 थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद पड़ोस के गुंडे के साथ चाशनी थोड़ी खा रहे हैं मेरे पापा। अगर खाते पड़ोस के घर में जाके केक तो अपने बाप को भी कॉवर्ड बोलता। अगर मेरे पापा कहते बेटा तेरी स्कूल की फीस बाद में दूंगा, पहले मेरे साथ सेल्फी खिंचा ले, तो मैं कहता भैया तुम साइकोपैथ हो, कोई प्रॉब्लम है तुम में। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, भैया मन की बात एक ही आदमी कर सकता है क्या? इस देश में हम सब कर सकते हैं अपने अपने मन की बात। हमें छूट मिलनी चाहिए मन की बात करने की। मैं अपने ट्विटर पे क्या लिखूंगा, फेसबुक पे क्या लिखूंगा, ये नेता थोड़ी बताएंगे। संसद में बैठ के कानून बना दिया, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान, ये भारत का देश, इसकी धर्म और संस्कृति के ठेकेदार जो बने हुए हैं ना, उनको कुछ नहीं पता हमारे धर्म के बारे में। मैं ये बात कहना चाहता हूं, बड़े खुल के कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का यंग पॉलिटिशियन हूं, आम आदमी पार्टी है। मेरे नेता को तो तुम शाही भी फेंक दो, गाली भी दे दो, पत्थर भी मार दो, कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता। कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता। आप केजरीवाल को खुजलीवाल बोलो, दिन में 10 बार खुजलीवाल बोलो, खांसी वाला बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जब मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा, जब मैं राहुल को पप्पू बोलूंगा, तो मुझे उसकी छूट होगी। जब ये सास बहू वाले सीरियल शुरू हुए थे हमारे यहाँ, तो हमारा मजाक ये होता था कि अगर कोई बाहर से आए या किसी और ग्रह से आए और वो हमारे सीरियल देखे, तो उसको लगेगा कि यहाँ पर तो घरों में औरतें सारी सज धज के रहती हैं, शादी के कपड़े पहनकर भी घरों में ही बैठी रहती हैं, सब सिंदूर लगाती हैं 50 ग्राम, मैंडेटरी, ज़रूरी, सब बिंदी, लिपस्टिक, और आपस में पॉलिटिक्स करती है, फैमिली पॉलिटिक्स। और यहाँ के जो आदमी हैं वो भी सारे बिजनेसमैन हैं,
सारे फेशियल करवाते हैं, तो हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर किसी बाहर वाले को दिखेगी कि जहाँ सिर्फ ये लोग बसते हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस वक्त देश में, पूरी दुनिया में, पहले तो मैं आपको बता दूं, 90,216 कंफर्म्ड केसेस है कोरोना वायरस के। उसका जिक्र नहीं हो रहा है इस देश में। आज हुआ, आज इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले थे जो इम्पोर्टेंट थे। उसके अलावा हमें हाल जानना था कि जहाँ दंगे हुए वहाँ का हाल क्या है, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए भी और लोगों को सूचना देने के लिए भी। लोगों को सूचना देने, जानकारी देने के लिए एक एक घंटे की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना ज़रूरी नहीं होता, उसमें से खबर निकाली जाती है। बहरहाल कोरोना वायरस पर आज हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, शरीफ आदमी हैं ये, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें बताया कि करीब 90,000 कंफर्म्ड केसेस हैं, 3,058 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस कोविड-19 आउटब्रेक से 2 मार्च से लेकर अब तक, 2 मार्च 2020 तक। ठीक है, 66 मुल्क हैं, 66 ममालिक हैं जो कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड हुए हैं, उन पर असर हुआ है कोरोना वायरस का, और 10 मुल्क ऐसे हैं, 10 ममालिक ऐसे हैं जिसमें मौत भी हुई है। यानी ये छोटी सी बीमारी नहीं है जो कुछ ही मुल्कों तक महदूद हो। एक होता है एपिडेमिक, एपिडेमिक झटके से फैलता है, लंबे इलाके में फैलता है। एक होता है एंडेमिक, वो एक ही इलाके में रहता है लेकिन बड़े स्तर पर होता है। एक होता है पेंडेमिक, पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल जाता है। अमेरिका ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ये जो कोरोना वायरस है ये पेंडेमिक है। अब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट, इसका असर हम पर क्या होगा या पूरी दुनिया पर क्या हो रही है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज हमें बताया। 1 घंटा लेकर, जो 10 मिनट में बताया जा सकता था, लेकिन उन बाकी खबरों से ध्यान हटाना था। आर्टिकल 370 पर आज एक सुप्रीम कोर्ट में बहस थी, पार्लियामेंट में जो हो रहा था उससे ध्यान हटाना था, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहरहाल डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 25,738 लोग हैं जो कम्युनिटी सर्विलेंस के तहत आते हैं। कम्युनिटी सर्विलेंस ये है कि आप अपने घर में ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए और आपका ख्याल रखा जाएगा, यू आर अंडर सर्वेलेंस। ठीक है, उसके अलावा 15 लेबोरेटरीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और 19 और ऑपरेशनल हो रही हैं। 50 लेबोरेटरीज हम अपग्रेड कर सकते हैं जब भी चाहें। ये हमारी तैयारी है कोरोना वायरस से निपटने की। और हेल्पलाइन नंबर दी जो आपको नीचे दिखाई देगी अभी, 01123978046, और डेडिकेटेड मेल आईडी है, ईमेल आईडी है ncov2019@gmail.com। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है कोरोना वायरस का, उस पर क्या असर हो रहा है कि ये जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने चेतावनी दी है कि एशिया से बाहर ये वायरस चला गया है, तो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल ग्रोथ है वो $1.1 ट्रिलियन कम हो सकती है, कमाई पूरी दुनिया की। ठीक है, इनका ये भी कहना है कि चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है पिछले साल 6% थी, इस साल अब 5.4% हो रही है कोरोना वायरस की तरफ वजह से। लेकिन अगर ज़्यादा फैल गया एशिया में तो जीडीपी और भी नीचे आ जाएगी, $400 बिलियन या 0.5% और कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी और भी बहुत सा डेटा है, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। हम पर क्या इसका असर हो रहा है, हमारी इकोनॉमी पर। हमारे यहाँ आयरन ओर माइंस जो हैं, हम आयरन ओर बहुत एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। चाइनीज़ फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं तो आयरन ओर का एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, हम पर ये असर हो रहा है। चाइना शटडाउन्स हैव हिट इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं उनको बहुत बुरी चोट पहुंच रही है, इस वक्त नुकसान हो रहा है। 75% कंपोनेंट्स जो टेलीविज़न के होते हैं, हिस्से, कल पुर्जे, वो हम चीन से मंगाते हैं, और 85% स्मार्टफोन्स के हिस्से वो हम चीन से मंगाते हैं। ठीक है, ऑल क्रिटिकल कंपोनेंट्स लाइक मोबाइल, जितने भी मोबाइल डिस्प्लेज होते हैं, ओपल सेल टीवी पैनल्स होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, कैपेसिटेटर्स होते हैं, मेमोरी होती है, एलईडी चिप्स होती हैं, वो सब चाइना से आते हैं। हमारे एयर कंडीशनर्स, हमारे कंप्रेसर्स और हमारी वॉशिंग मशीन की जो मोटर्स हैं वो भी चीन से आती हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स, चीन के टोटल जितने भी एक्सपोर्ट हैं उसमें 45% हम लेते हैं, वो इंपोर्ट हम करते हैं। ठीक है, 1/3 of machinery and almost 2/5 of organic chemicals that India purchases from the world come from China। मतलब मशीनें, 1/3 मशीनें और 5वां हिस्सा जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हम लेते हैं, जितना भी हम इस्तेमाल करते हैं वो चीन से आता है। ऑटोमोटिव पार्ट्स,
ये जो हमारी गाड़ियाँ, जीप, ट्रक, कारें वगैरह होती हैं, और ये भी चीन से आते हैं। फर्टिलाइज़र्स, हमारी खाद, ये भी चीन का जो शेयर है 25% से ज़्यादा है। 65 से 70% तक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं वो चीन से आते हैं हमारे यहाँ। और 90% कुछ ख़ास मोबाइल फ़ोन हैं चीन के जो सस्ते होते हैं, वो भी चीन से ही आते हैं, भारत आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जो चीन में हुआ है, इसका हमारी इंडस्ट्री पर, उद्योग पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है, असर पड़ना शुरू हो भी गया है। चीन जो है 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है हमारा, ठीक है, और 5% शेयर है उसका। इसका जो असर होगा वो ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फिश प्रोडक्ट्स, कॉटन, और मैंने आपको बताया जो अयस्क जिसे हिंदी में बोलते हैं, खनिज, जो लोहा कच्चा निकलता है, वो वगैरह वगैरह। इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चीन में हैं मौजूद। हमारी जो कंपनीज़ हैं, करीब 72% कंपनीज़ जो हैं भारत की, वो शंघाई के इर्द गिर्द आसपास हैं और बीजिंग के आसपास हैं, और गुआंगडोंग, जिंगसू और शेंडोंग के आसपास हैं। तो फार्मा, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस, सप्लाई चेन इनकी रुक रही है, हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है। इसकी वजह से हमारे यहाँ की नौकरियाँ जा रही हैं। नौकरियाँ पहले भी, हमारे प्रधान सेवक ने जो एक बड़ा महान फैसला लिया था नोटबंदी का, डिमोनेटाइजेशन का, उसकी वजह से तो काफ़ी नौकरियाँ जा भी चुकी हैं ऑलरेडी। मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ कि केमिकल इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सोलर पावर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टूरिज्म और एविएशन, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर सीधा असर पड़ रहा है चीन में आए कोरोना वायरस से। बहरहाल हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको सही रखना चाहिए, बजाय इसके कि देश के गद्दारों को, मतलब हम क्या इतने नीचे गिर गए हैं कि हमारे पास कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है। दुनिया में डंका बज रहा है हमारा, ये डंका बज रहा है हमारा दुनिया में। हाँ, बहरहाल जो दिल्ली में दंगे हुए हैं उस पर सरकार भी गायब है, केंद्र सरकार भी गायब है रिलीफ वर्क में, और दिल्ली सरकार भी गायब है। फैज़ साहब ने कहा है, कहीं नहीं है कहीं भी नहीं लहू का सुराग, कहीं नहीं है कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न दस्तो नाखून कातिल, ना तो कातिल के नाखून पर कोई सुराग है, ना आस्तीन पे निशान, ना आस्तीन पर कोई निशान है, न सुर्खी लबे खंजर, न खंजर पर कोई सुर्खी है खून की, न रंगे नोक सना, न तलवार की नोक पर एक भी दाग है खून का, न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ, ये खाक का ही खून था, मिट्टी में मिल गया, कहीं नहीं है कहीं भी नहीं लहू का सुराग। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।